चैप्टर 3, ठीक है। आज जो लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 वाटर। तो वाटर में बेसिकली जो है सिलेबस के हिसाब से वाटर के चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो आज जो हम लोग वीडियो बनाएंगे पहला पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और लास्ट में सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये 3 टॉपिक पे आज जो है डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले वाटर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि वाटर जो है एक लिक्विड है, ठीक है। इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके, ठीक है, जो दोनों गैस है, 2 गैस कंबाइन करता है तो वाटर बनता है। वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है, ठीक है। वाटर जो है अलग अलग स्टेट में पाया गया है, फ्री स्टेट में भी है, कंबाइंड स्टेट में भी है। वाटर का बेसिकली 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर आइस के फॉर्म में हो सकता है अर्थात सॉलिड, लिक्विड के फॉर्म में तो जनरलाइज होता ही है, और तीसरा जब हम उसको स्टीम बना देंगे तो वाटर जो है गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। तो वाटर तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, किसी के साथ जोड़ा नहीं रहेगा। आइस बनाना चाहते हैं तो वाटर है तो आइस प्योर रहेगा, वाटर तो है ही है लिक्विड फॉर्म में, और गैसियस फॉर्म में भी वाटर वेपर का फॉर्म में बना सकते हैं। अब क्योंकि वाटर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर जो है एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब होता है एक वो फ्लूइड या लिक्विड जो अपने अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करे। सोल्यूट मीन्स सॉलिड पार्टिकल्स, सोल्यूट मीन्स सॉलिड particles. Any solvent which dissolves a solute in it, the whole process will become a solution. एक solvent जब एक solute को अपने अंदर dissolve करता है तो solvent बन जाता है solution. Example, water एक solvent है, हम उसमें sugar ऐड कर देंगे तो यहाँ sugar हो जाएगा solvent, और water plus sugar जब ये दोनों कंबाइन हो जाएगा तो जो मिक्सचर तैयार होगा बन जाएगा सॉल्यूशन। अब उसका नाम हम दे देंगे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट डाल देंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस तरीके का सॉल्यूशन तैयार होगा। वाटर को बोला गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि ऑलमोस्ट हर एलिमेंट को वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। एक्सेप्शनल है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको वाटर डिसॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में वाटर जो है अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देता है। वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, एग्जांपल सॉल्ट्स, शुगर एक्सेट्रा। इट आल्सो डिसॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। लिख लो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के लिए पहले तो हर सॉलिड को डिसॉल्व कर सकता है, उसके बाद वो गैस को भी डिसॉल्व कर सकता है, मेजॉरिटी गैस। एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड लिख लो HCl, और अमोनिया एग्जांपल गैस। सॉल्ट सॉलिड में होगा सॉल्ट एंड शुगर, गैस में होगा HCl एंड NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और अमोनिया। Hence water dissolves almost every common substance and is therefore called a universal solvent. Almost जो भी चीज़ नज़र आ रहा है वो चीज़ पानी में डिसॉल्व हो सकता है, इसीलिए वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला है। कुछ चीज़ जो कॉमन है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। कोई एग्जांपल है तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है? ऑयल, ऑयल को डालेंगे ऊपर फ्लोट करेगा। सैंड, बालू को डाल देंगे पानी में, घुलेगा नहीं, डालोगे थोड़ा देर के बाद क्या होगा, वो डिकैंटेशन होगा, बैठ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सॉल्वेंट किसको बोला जाता है, सॉल्यूट किसको बोला जाता है, सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो लिक्विड होता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, जो सॉलिड होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट, और दोनों जब मिक्स करके तैयार होता है
मिक्सचर उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सॉल्यूशन दो किस्म का होता है, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which contains more of a solvent than a solute। डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा होता है, लिक्विड पार्ट ज्यादा होता है और सॉलिड पार्ट या सॉल्यूट कम होता है। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें लिक्विड या फ्लूइड ज्यादा हुआ यानी वाटर ज्यादा हुआ और जो एक्चुअल सॉल्यूट था वो कम हुआ, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मिल्क लाया बाजार से खरीद के, उसमें एक जग पानी डाला, तो पहले जो मिल्क था वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था या नॉर्मल फॉर्म में था, लेकिन अब उसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो मिल्क बन जाएगा डाइल्यूट। जैसे मार्केट में एसिड तैयार होता है, ठीक है, उसमें पानी डाल दिया ताकि वो पाइप वगैरह को साफ कर सके। अगर कॉन्सेंट्रेट डालेंगे तो आजकल पीवीसी पाइप चल रहा है, तो पीवीसी पाइप को लीक कर सकता है, खा सकता है, कोरोड कर सकता है। इसीलिए किसी चीज़ का एक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो डाइल्यूट का मतलब समझिए, जिसमें वाटर या कोई और सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम। अब आ जाएंगे दूसरा में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक ऐसा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा, यानी मिक्सचर जो है लिक्विड मिक्सचर कम होगा और सॉलिड मिक्सचर। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन। डाइल्यूट पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेट पढ़ लिया, अब आएंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा? जो ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, जिसको आप देख सकें, ऐसा सॉल्यूशन जो है ट्रू सॉल्यूशन हो। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर कलर आ गया, किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी किस्म का कलर आ गया तो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मतलब जो भी चीज़ में डाला गया है वो अच्छे से सब तरफ मिक्स हो गई, सब तरफ बराबर है, इक्वल। होमो का मतलब ही होता है इक्वल या बराबर। होमो मीन्स इक्वल, होमोजीनियस। A true solution, last time में लिख लो, a true solution is therefore a mixture and not a compound। True solution जो है मिक्सचर होगा, कंपाउंड नहीं कहना सकता। True solution is a mixture and not a compound। तो यहाँ तक मेरा यूनिवर्सल सॉल्वेंट का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आएंगे सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। इससे पहले ये टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, इतना जान लो कि सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, दिमाग में रखो, ठीक है? क्या क्या हम बताएंगे तो सॉल्यूशन समझ में आती है, एक्चुअल सॉल्यूशन है क्या। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें सॉल्यूट डालने का जगह हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट या सॉलिड पार्टिकल डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक बड़ा बीकर लिया, ठीक है, पानी का, उसमें हम चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं और स्टर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं और कंटिन्यूसली शुगर उसमें क्या हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है, सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डालने के बाद सॉल्यूट उसमें घुल जाए, सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूट उसमें घुल जाए, ऐसा सॉल्यूशन को बोला जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट डिसॉल्व होने का कैपेसिटी है, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज द कैपेसिटी टू ऐड मोर सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन को बोला जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा आ जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि इसमें फर्दर हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, एक लिमिट क्रॉस हो गया, एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट पे आ जाने के बाद अब हम सॉल्यूट डालेंगे तो डिसॉल्व
नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास में वाटर रखा और उसमें 4 चम्मच चीनी डाला, ठीक है, भूल गए। अब और फर्दर डालेंगे 5 6 7 8 9 10, तो देखो वो चीनी वैसी का वैसे नीचे में रखा हो, डिजॉल्व नहीं कर रहा। अब खूब चम्मच हिला रहे हैं, खूब उसको शेक कर स्टर कर, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब कंप्लीट उसमें डिसोल्यूशन हो चुका। अब और फर्दर उसमें सॉल्यूशन ऐड नहीं हो सकता। अ सॉल्यूशन व्हिच लूजेस इट्स कैपेबिलिटी टू ऐड मोर सॉल्यूट, उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाएंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोला जाता है जो इनिशियली क्या होता है, सैचुरेटेड, ठीक है। एग्जांपल से अच्छा बात समझना, बीकर का एग्जांपल लिया था, तो एक छोटा सा जार में हम जो है आधा किलो चीनी डाल दें, तो 500 ग्राम चीनी डालने पर वो बीकर में जितना पानी था वो जितना डिजोल्व करने का डिजोल्व किया, उसके बाद चीनी क्या हो रहा है, नीचे जम गई। हमको उसको और उसमें डिजोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो सॉल्यूशन भी बॉयल होगा और सॉल्यूट भी मेल्ट होगा। जो सॉलिड चीनी डाला था वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन, और घुलने के बाद वो सॉल्यूशन बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। जो एक टाइम में सैचुरेटेड था कि उसमें और डिजोल्व नहीं कर सकते थे, हीट करने के बाद, उसको बॉइल करने के बाद उसमें हम और भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, और उसमें कई बार सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। हीट करना कंपल्सरी है, हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। उसको हम हीट कर रहे हैं और बार बार जो है हम उसमें चीनी डाल रहे हैं, वो घुल रहा है, हीट हो रहा है, घुल रहा है, हीट हो रहा है, घुल रहा है। जब हम उसको ठंडा करेंगे फर्क पता चल जाएगा कि वो सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड। जब हम उसको ठंडा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा शुगर या जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हम डाला था वो ऊपर जाके तय बन जाएगा, जितना डिजोल्व होने का नीचे जम गया, और जो एक्स्ट्रा डाला था वो जाके ऊपर में लेयर जम जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड। यानी इसको जबरदस्ती इसको सॉल्यूशन सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाएंगे। जब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड एक्सटर्नल मीन से बनाया जाएगा तो ऐसा सॉल्यूशन बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो जिसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला है बेंजीन। बेंजीन एक केमिकल है, ठीक है, तो बेंजीन किसमें डिसॉल्व होगा, रबर। बेंजीन को हम डिसॉल्व कर सकते हैं रबर में। टर्पेंटाइन ऑयल देखोगे जिसको तारपीन तेल बोला जाता है, पेंट होता है ना, ऑयल पेंट, उसको डिसॉल्व करने के लिए आदमी मिस्त्री लोग बोलता है तारपीन तेल, टर्पेंटाइन ऑयल बोला जाता है। तो टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो पेंट को डिसॉल्व करता है, ऑयल पेंट। पेंट्स, पैराफिन मैट्स। कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो सॉल्वेंट है डिसॉल्व हो जाएगा सल्फर और फोस्फोरस में। पेट्रोल, पेट्रोल को कैसे घुलाएंगे, पेट्रोल लाया उसको गैप कर देंगे, यानी कुछ ज़्यादा चीज में डालें पेट्रोल पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। तो पेट्रोल डिसॉल्व होगा ग्रीस में, जो लगाया था धोखा वगैरह, ग्रीस में या क्लोरोफिल में या रबर में। ये रबर कौन सा, मिटाने वाला रबर नहीं, नेचुरल रबर जो गाछ से मिलता है, लेटेक्स। एसीटोन, सेलुलोज एसीटेट, नेल पॉलिश में, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए आता है ना नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन से बनाता है। अल्कोहल को डिसॉल्व करने के लिए आयोडीन, नेफ्थलीन या क्लोरोफिल। ऑक्सैलिक एसिड को रस, जंग लगा हुआ उसमें ऑक्सैलिक एसिड डालने का, उसको ही कर देगा। हाँ एक दो याद कर। मिथाइलेटेड स्पिरिट यानी मिथाइल अल्कोहल, उसको क्लोरोफिल में डिसॉल्व कर। अब आ जाएंगे सॉल्युबिलिटी, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब आ जाएंगे सॉल्युबिलिटी में।
सॉल्युबिलिटी है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट. इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ solvent. It is the ability of a solute to dissolve in a solvent. ब्रैकेट में लिखोगे the solution should be saturated. The solution should be saturated. यानी सॉल्यूशन को पहले सैचुरेटेड होना पड़ेगा. The solution should be saturated. तो ये मेरा सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन था. अब आ जाए कुछ एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी. ठीक है, सॉल्युबिलिटी का क्या क्या एप्लीकेशन है, किस टाइम में सॉल्युबिलिटी बढ़ सकता है या घट सकता है, किस किस कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा. इफ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट आर प्लॉटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स. यानी एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी डालना है और उसको हीट भी करना है. तो हीट करने पर कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा सैचुरेटेड पर ज़्यादा डिजॉल्व होगा या ज़्यादा सॉल्युबिलिटी करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ जो है 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 4 से 5 एग्जाम्पल. ठीक है, तो पहला जो है उसको रब करते हैं, ग्राफ समझ लो. ग्राफ जो है इसको प्रैक्टिस करो कॉपी में. यहाँ पर सॉल्युबिलिटी होगा y एक्सिस में और यहाँ x एक्सिस में होगा टेम्परेचर. और यहाँ होगा सॉल्युबिलिटी, यानी कितना सॉल्युबिलिटी कितना टेम्परेचर से. एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl कॉमन सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट. वाटर ऑफ डिस्टिलेशन, इसमें पानी अटैच हो. ठीक है, पहले लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट. इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका ग्राफ जो है कंटिन्यूसली क्या होगा, ऊपर जाएगा ना गिरेगा, बढ़ेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्युबिलिटी ग्राफ भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. ये मेरा होगा KNO3. हेडिंग में लिखो KNO3, डैश देके लिखो इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट आ जाएंगे कॉमन सॉल्ट. ठीक है, सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेस स्लाइटली विद राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन उसका सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा. जैसा पोटेशियम नाइट्रेट बहुत जल्दी ऊपर भागा था, सोडियम क्लोराइड इतने जल्दी ऊपर नहीं भागता. तो स्लाइटली सॉल्युबल. तो जो यहाँ पर है मतलब बहुत ज़्यादा, इसके तरह बहुत ज़्यादा राइज नहीं हुआ, हुआ थोड़ा देर. ऐसे बना. ठीक है, ये बोला NaCl.
गैस पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, यहाँ केस उल्टा हो जाता है। इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ये मेरा कैल्शियम सल्फेट, डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे सॉल्युबिलिटी इसके इंक्रीज नहीं होगा। और लास्ट आ जाएंगे सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। तो इसमें जो है थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा? शो द सॉल्युबिलिटी कर्व विद अ शार्प ब्रेक एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 डिग्री सेंटीग्रेड में आने के बाद इसमें जो है चेंजेस आएगा। इट इज हाइड्रस, इसका जो पानी वाला पार्ट है 36 डिग्री तक रहेगा। उससे ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो ये वाटर का पार्ट अलग हो जाएगा, सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा। अनहाइड्रस अबव द टेम्परेचर 36 डिग्री। तो सोचिएगा 36 डिग्री यहाँ दिया, ठीक है, तो यहाँ तक जो है शार्प इंक्रीज करेगा एज अ हाइड्रस, लेकिन उसके बाद जो इंक्रीज होगा अनहाइड्रस होगा। यहाँ तक जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 होगा। उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा वो सिर्फ सोडियम सल्फेट का होगा, तो वाटर पार्टिकल या वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहा, वो अलग हो जाएगा। कब दिखाया है? इसमें है कि 36 डिग्री में इससे तो राइज हो गए, लेकिन 36 डिग्री में शार्प राइज होगा। उससे पहले जो अनहाइड्रस है वाटर रहेगा, और उसके बाद 36 डिग्री के बाद वाटर पार्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाएगी कंडीशन। तो दो कंडीशन लिखाया था, प्रेशर और टेम्परेचर। इसका बन गया होगा, मिटा देना। पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर देने से सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इंक्रीज इन प्रेशर, अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ साइन देना मतलब प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। कोई गैस अगर पानी में डिसॉल्व है तो उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। प्रेशर इंक्रीज करने से गैस जो वाटर में डिसॉल्व उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब और ज्यादा वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। The solubility of a gas in water at a fixed temperature can be correlated by the following law. At any given temperature, the mass of the gas dissolved by a fixed volume of liquid is directly proportional to the pressure of the surface of the liquid. हेनरी लॉ के हिसाब से, हेनरी जो है साइंटिस्ट है, वो एक लॉ बताया। उस लॉ के हिसाब से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, सपोज टेम्परेचर अगर हम रखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जांपल के तौर पर, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसका जो प्रेशर और जो वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर ही बढ़ेगा, मतलब प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा।
ये हेनरी के हिसाब से एट अ गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड बाय अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस से लिक्विड का इसके अंदर गैस डिसॉल्व है, ठीक है। हम यहाँ अगर प्रेशर देंगे तो सरफेस में जो है प्रेशर लगेगा, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो इसमें जो है वॉल्यूम गैस का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस भी एक्सपैंड होगा। एग्जाम्पल्स सोडा वाटर। सोडा वाटर देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स देखिए ना, उसको जो है कंप्रेस करके रखा है, प्रेशर दिया जाता है। जैसे हम प्रेशर रिलीज करते हैं क्या होता है, बाहर निकल जाए, एक्सपैंड हो जाता है, बाहर निकल जाए। कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। जितना भी कार्बोनेटेड वाटर है, चाहे वो कोका-कोला हो गया, पेप्सी हो गया, नॉर्मल सोडा वाटर हो गया, वो जो है अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर में रखा है, प्रेशर देके उसको रखा है। जैसे उसका नॉब खोलेंगे या क्राउन खोलेंगे, प्रेशर जो है या तो गैस डायरेक्टली होगा या उसको शेक कर लेंगे तो बहुत सारा लिक्विड भी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज करना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कॉजेज डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। यहाँ रिवर्स हो जाएगा, अगर यहाँ प्रेशर बढ़ाया था तो यहाँ सॉल्युबिलिटी गैस बढ़ गया था, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन H2O। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी गैस या मिनरल जो भी जाएगा आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगा, खत्म हट जाएगा, क्योंकि सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। एग्जांपल, पानी को बॉईल करेंगे, पानी पिए, बगैर बॉईल किए पानी पियो और बॉईल करके पानी पियो, दोनों का टेस्ट में क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। फर्क इसलिए हो रहा है कि जब बॉईल नहीं किया था तो बहुत सारा चीज़ उसमें डिजोल्व था, सॉल्युबल था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया वो जितना चीज़ जो उसमें डिजोल्व था आहिस्ते आहिस्ते क्या हुआ, हटते ही, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो पाया। और लिखा हुआ भी है डिक्रीज ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर। जो भी गैस, जो भी मिनरल, जो भी रहेगा टेम्परेचर देने से हो जाएगा। Gases are more soluble in cold water than in water at high temperature. कोई गैस को चाहेंगे वाटर में डिसॉल्व करना तो वाटर के टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगा। एग्जांपल, सोडा कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। जो सोडा को डिसॉल्व किया था उसका टेम्परेचर बहुत कम किया है, और टेम्परेचर कम होना मतलब प्रेशर बढ़ना, दोनों एंटागोनिस्ट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, समझिए। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, व्हेन अ सोडा बॉटल केप्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एक सोडा बॉटल आया, थम्स अप का बॉटल आया, नॉर्मल चिल्ड नहीं, नॉर्मल थम्स अप का बॉटल आया और उसको कमरे में रख दिया रूम टेम्परेचर में, इज ओपन, उसको खोला गया, ठीक है, उससे जो गैस निकलेगा नॉर्मल होगा, आवाज़ कम होगा, लेकिन सॉल्यूशन जो उसके अंदर है बाहर नहीं है। और एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस कंपेयर्ड टू अ सिमिलर चिल्ड सोडा बॉटल व्हिच ऑन ओपनिंग प्रोड्यूसेस मोर एफर्वेसेंस। वही सोडा बॉटल को फ्रीजर में रख दो या फ्रिज में रख दो, ठंडा कर दो, फिर उसको खोलो, एक घर में भी करके देख सकते हो, देखोगे ठंडा वाला चीज़ हल्का सा आवाज़ होगा और बहुत कम गैस निकलेगी, और जहाँ चिल्ड हो गया टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो गया तो उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए जैसे खोले तो भट भट गैस वहाँ से निकलेगी।
यहीं तक मेरा आज जाएगा, मंडे को जो है